गर्भ संस्कार योग इस प्रोग्राम को किस तरह से निर्माण हुआ या किस तरह से इस प्रोग्राम का जन्म हुआ, इसके बारे में थोड़ी सी कुछ बातें जानते हैं। 2001 की बात है, जब मेरी पत्नी गर्भवती थी और हमें एक बच्चा होने वाला था। सो मैं उस वक्त मेरे बिजनेस में बहुत बिजी था और मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि हमें एक गर्भ संस्कार करके ऐसा एक कुछ प्रोग्राम है, वो करना चाहिए। मैंने कहा तुझे करना है तू कर ले, मुझे कुछ इसमें इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ये अंधश्रद्धा लगती थी, मतलब ये गर्भ संस्कार वगैरह, क्या हम भी तो आए ही है ना इस दुनिया में, तो हमारी माँ ने तो कोई गर्भ संस्कार नहीं किया, तो हम भी तो इस दुनिया में आ ही गए ना। और अच्छे भी है, कोई ऐसा भी नहीं है कोई बुरे हैं, ठीक ठाक ही है। बिना गर्भ संस्कार के हम भी तो आए हैं इस दुनिया में और हम भी अच्छे से इस दुनिया में जी रहे हैं। तो मुझे ये सब बातें अंधश्रद्धा लगती थी, भाई ये ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो बहुत जिद कर रही थी, तो मैंने उसको कहा कि देख, तुझे करना है तू कर, तू जा, जो भी पैसा है, जो भी आने जाने का इंतजाम करके देना है वो सब मैं करके दूंगा, लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगा, तुझे करना है तू कर ले, मुझे कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो उसने कहा ठीक है फिर मैं जाती हूँ। तो वो गई पहले दिन वहां पे गर्भ संस्कार के उस क्लास में। तो उनकी कंडीशन थी कि पति पत्नी दोनों चाहिए तभी ये क्लास आप कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते। तो वो रोते हुए वापिस आई। वो उनकी कंडीशन है, तो दोनों को आना पड़ता है। मैंने उसको कहा मैं इतना समय कैसे निकाल पाऊंगा, बिजनेस है ये है। बोले बच्चों के लिए भी समय नहीं निकाल सकते हैं क्या आप? मैंने कहा आने तो दो उसको, बाद में देखेंगे, बच्चे के लिए समय निकालेंगे, पहले अभी तो शुरुआत है, पहला महीना ही नहीं है और गर्भ संस्कार ये वो कहाँ सब। ऐसा जनरली होता है ना, पुरुषों के साथ तो ये रहता ही है कि उनको कुछ लेना देना नहीं होता है, देखेंगे बाद में बच्चा आएगा तब देख लेंगे उसका क्या संस्कार करना है ना। लेकिन उसकी जिद के सामने मुझे कुछ ऑप्शन नहीं था, तो मैं उसके साथ गया। मैंने कुछ भी उस प्रोग्राम में जो भी उन्होंने बताया, मैंने कुछ भी उस प्रोग्राम में सही ढंग से नहीं किया। मेरा ध्यान ही नहीं था, मैं जस्ट कैसे तो भी इसको लेके जाता था, पीछे बैठता था, कैसे भी करके वो 2 घंटा खत्म हो जाए और निकल जाऊं, इसी इसमें था। तो कुछ करता नहीं था उसमें। समय बीतते गया, प्रोग्राम भी खत्म हो गया, 9 महीने आगे बीत गए, हमें एक बच्चा हुआ। उसके बाद ये मायके में थी, तो 4 या 5 महीने बाद ये जब घर पे आई, तो एक दिन मैं बच्चे के साथ ऐसे ही खेल रहा था और अचानक मेरी नजर सामने दीवार पे, जो उस प्रोग्राम के वक्त, गर्भ संस्कार प्रोग्राम के वक्त एक विजन बोर्ड बनाने के लिए बोला था बच्चे का, उसकी तरफ मैंने देखा। तो मैं आश्चर्य रह गया। मैंने इसको कहा देख, इसका आंखें, बाल और चेहरा ये पोस्टर जैसा ही लग रहा है ना। तो उसने कहा आपको आज पता चला? ये सेम टू सेम वो पोस्टर जैसा ही दिखता है। तो हमने मर्फी बेबी का पोस्टर लगाया था। तो वो देख के मैं आश्चर्य रह गया कि अरे ये कैसे संभव है। तो जिसको मैं मानता था अंधश्रद्धा है, ये है वो है, तो ये कैसे संभव है। तब वहां से फिर मुझे थोड़ा सा गर्भ संस्कार के बारे में और ज्यादा रुचि हुई। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते गया, फिर तो मेरा पक्का विश्वास हो गया कि गर्भ संस्कार कुछ होता है। और एक घटना घटी थी जो बच्चे के आते ही, जो मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा, जिससे मुझे पक्का यकीन हो गया। और फिर मैंने इसको कहा कि अब दूसरा जब बच्चे का हम चांस लेंगे, उस वक्त गर्भ संस्कार का एक एक पॉइंट, एक एक बातें पूरी इंप्लीमेंट करेंगे।
और फिर तब से मैंने इस प्रोग्राम को, इस ज्ञान को पूरी तरह से पढ़ना शुरू किया, इसकी डेप्थ में गया और बहुत सारी चीजें खोज के निकाली। फिर बहुत सारे पेरेंट्स के साथ इसका एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया, इधर उधर से भारत के प्राचीन ग्रंथों को पढ़ा। वहां से गर्भ संस्कार का ये ध्यान ध्यान बहुत बहुत बारकाई से अध्ययन किया। और उसके बाद ये गर्भ संस्कार योग, ये प्रोग्राम तैयार हुआ। पिछले कई सालों से इस प्रोग्राम के माध्यम से बहुत सारे पेरेंट्स को इसका फायदा हो रहा है। जो बच्चे आ रहे हैं ये प्रोग्राम के बाद, वो एक अलौकिक अनुभव कर रहे हैं। पेरेंट्स देख रहे हैं कि ये बाकी बच्चों से बहुत अलग हैं। बहुत सारे मामले में ये बच्चे अलग तरीके से, अलग ही दिखाई देते हैं, अलग ही मौजूद ये उनकी जान महसूस होती है। तो ये सब बातें थी, कुछ इस प्रोग्राम में जरूर है, कुछ इस ज्ञान में जरूर है। हमने भी, जैसे चिल्ड्रन साइकोलॉजिस्ट होने की वजह से मुझे ज्यादा अभ्यास करने का फास्ट हुआ, मतलब बहुत जल्दी मैं इन सब बातों को अध्ययन कर पाया। पिछले 20 साल से इन्हीं बातों पे काम हो रहा है। सो ब्रेन की रचना कैसे है, मेंदु विकसित कैसे होता है, इन बातों से लेके प्राचीन ग्रंथों में गर्भ संस्कार के बारे में क्या क्या बताया है, किन बातों को ज्यादा प्राधान्य दिया है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन बातों से लेके इस सारे प्रोग्राम में हमने इस बातों को कवर किया है। जैसे देखो, 3 एस्पेक्ट्स हैं, ये तीनों की बार बार हम आज इसमें चर्चा करेंगे। तीनों मैं आपको समझाऊंगा और फिर आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखो, हमने पुराणों में बहुत सारी बातें पढ़ी हैं। आप भी गर्भ संस्कार के बारे में कुछ ना कुछ तो जानते ही होंगे ना, है कि नहीं? तो गर्भ संस्कार के बारे में अगर जानना ऐसा कहो तो हमारे सामने एक, सबसे पहले तो एक की बात आ जाती है, वो आती है अभिमन्यु की, है ना? कि अभिमन्यु को गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदने का या चक्रव्यूह में जाने का ज्ञान मिला, भेदने का नहीं मिला तो वो वापिस नहीं आ पाया। ऐसी कुछ बातें। तो इसमें भी एक कथा है कि जब भगवान को ये हुआ था कि ये कौरवों को कैसे मारेंगे, दुर्योधन को कैसे मारेंगे, इन सब बातों को कैसे हैंडल कर पाएंगे, ऐसी चिंता हुई। तो उन्हें चंद्र का जो बेटा था वर्चा, इसके बारे में पता चला। उन्होंने कहा कि इस चंद्र के पुत्र को हम पृथ्वी पे भेजेंगे कौरवों का नाश करने के लिए। वो चंद्र के पास गए, चंद्र को पूछा कि भैया आपका जो पुत्र है वर्चा, हमें इसको अवतार के रूप में पृथ्वी पे भेजना है कौरवों के नाश के लिए। चंद्र ने पहले ही कह दिया, भाई मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करता हूं, मैं अपना बच्चा आपको इस अवतार के लिए नहीं दे पाऊंगा, मेरा बच्चा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन भगवान की बहुत रिक्वेस्ट के बाद, भगवान के बहुत दया या फिर उन्होंने विनती के बाद चंद्र बोला कि ठीक है, मैं अपने पुत्र को देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं ज्यादा दिन के लिए उसको पृथ्वी पे नहीं भेज पाऊंगा। मैं सिर्फ 16 वर्ष तक ही उसे पृथ्वी में इस अवतार में भेजूंगा। तो भगवान सबको चिंता लगने लगी कि 16 वर्ष में ये क्या करेगा, 16 वर्ष में तो ये बड़ा हो जाएगा, फिर आगे, एक मिनट ना, फिर आगे क्या कर पाएंगे? सिर्फ बड़ा ही हो पाएगा, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो पाएगा 16 वर्ष में। तो अगर कौरवों का नाश करना है तो इसे शक्ति चाहिए, इसे कुछ ज्ञान चाहिए, तो 16 वर्ष में क्या ज्ञान दे पाएंगे? लेकिन फिर इसका भी समाधान उन्होंने खोज के निकाला। उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, सुभद्रा के गर्भ में इसका अवतार हम देंगे और गर्भ में ही इसको बहुत सारा ज्ञान दे देंगे, ताकि ये 16 वर्ष की उम्र में ही बहुत कुछ कौरवों को हानि पहुंचा के वापिस आ जाए।
सो ये तय हो गया। वहां एक इंडिकेशन मिलता है कि हमारे प्राचीन लोगों को गर्भ संस्कार का ज्ञान था। मतलब उनको ये पता था कि गर्भ में ही कुछ तो किया जा सकता है जिससे हमारा बच्चा कुछ अलग हो सकता है। फिर हिरण्यकशिपु और कदायु के पेट में जब इसका नाश करना था हिरण्यकशिपु का, तो जब गर्भवती थी तो नारद ने उन्हें गर्भ संस्कार दिया ताकि प्रहलाद का जन्म हुआ। ये भी बातें हम जानते हैं, राइट ना। सो ये भी जानते हैं जीजा माता ने शिवाजी महाराज को गर्भ में ही ज्ञान दिया। ये भी हम जानते हैं। तो बहुत सारी पुराणों की बातें हम जानते हैं। कुछ इस तरह से है, अलग अलग है। लेकिन इन सब बातें सच हो झूठी हो मुझे नहीं मालूम। लेकिन एक तो इन बातों से पक्का हो जाता है, ऐसी कोई तो भी विद्या है, ऐसा कोई तो भी शास्त्र है जो गर्भ में ही बच्चे को क्या कर सकता है, अलग दिशा से कुछ मार्गदर्शन कर सकते हैं या कुछ तो कर सकते हैं, ऐसी कोई विद्या है। अब इसका साइंटिफिक एस्पेक्ट देखेंगे, इसका वैज्ञानिक स्वरूप क्या है, इस बात को भी थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। वैज्ञानिक स्वरूप मतलब साइंस क्या है इसके पीछे। तो देखो, साइंस ये है, जब हमारे गर्भ में बच्चा होता है तब उसके ब्रेन, मतलब उसके मस्तिष्क में, ब्रेन में 200 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। 200 बिलियन न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन्स क्या है? तो न्यूरॉन्स है हमारे ब्रेन की पेशियां, सेल्स। जो जितने न्यूरॉन्स हमारे एक्टिवेट हैं उतनी हमारी बुद्धिमत्ता, उतनी हमारी कार्य क्षमता ब्रेन की होती है। सो जब बच्चा गर्भ में होता है तो 200 बिलियन न्यूरॉन्स वहां पर होते हैं। तो 200 बिलियन न्यूरॉन्स, जब बच्चा बाहर आता है, इस दुनिया में आता है, तो उसके पास सिर्फ 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स क्या करते हैं? इस दुनिया से ज्ञान लेते हैं, दुनिया से जो भी अनुभव लेते हैं, जो भी चीजें समझते हैं, उनको एक कनेक्शन के रूप में जोड़ते हैं, जिसको सिनेप्टिक कनेक्शंस कहते हैं, राइट। तो ये सिनेप्टिक कनेक्शंस जोड़ते हैं। ऐसे हजारों कनेक्शंस होते हैं, लाखों अरबों कनेक्शंस होते हैं, और ये हमारे ब्रेन की रचना शुरू हो जाती है। अब गर्भ में है तो 200 बिलियन है, गर्भ के बाहर आ जाएगा तो 100 बिलियन रहेंगे। क्यों? तो ये बायोलॉजिकल इंश्योरेंस भगवान ने करके रखा है। क्यों? क्योंकि अगर न्यूरॉन्स का इस्तेमाल ना किया जाए तो न्यूरॉन्स डेड हो जाते हैं, और ब्रेन के सेल्स, न्यूरॉन्स, ये कभी भी रीजनरेट नहीं होते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे कोई चोट लगी तो यहाँ के सेल्स फिर से आ जाते हैं, स्किन के सेल्स फिर से आ जाते हैं, लेकिन ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं ये फिर से नहीं आते हैं, ये एक ही बार इस्तेमाल करने को मिलते हैं। सो इसी बात का इस्तेमाल करके, कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर हम गर्भ में ही बच्चे के जो 100 बिलियन न्यूरॉन्स एक्स्ट्रा है उसका इस्तेमाल करने की कुछ टेक्निक को अगर सीख लेते हैं, तो शायद बच्चा जब गर्भ से बाहर आएगा तो उसके ऑलरेडी कुछ सिनेप्टिक कनेक्शंस, पाथवेज बने रहेंगे, उसका ब्रेन ज्यादा डेवलप महसूस होगा। ये बात शायद हम आगे चल के एक किस्सा भी मैं बताऊंगा कि उसमें कैसे, जैसे हमने आजकल देखा है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे आते हैं, जैसे जन्म लिया और 2.5-3 साल में ही वो दुनिया के सारे वर्ल्ड राजधानियां बता पाता है, लैंग्वेजेस बता पाता है, या फिर उसको ये याद है वो याद है। ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हम देखे हैं ना, कि वो कैसे, किस तरह से आ सकते हैं। शायद ऐसा तो नहीं कि वो गर्भ में ही हम उन न्यूरॉन्स का ज्यादा इस्तेमाल कर पाए या न्यूरॉन्स को अच्छे से पाथवेज दे पाए। इसकी वजह से एक अनुभव शेयर करता हूं। एक जैसे गर्भ संवाद की जो प्रक्रिया होती है, तो हम गर्भ संस्कार में वो भी सिखाते हैं। तो एक महिला थी, उनका जो बेटा था वो जब 2.5 साल का हो गया तो वो
दुनिया के सभी गाड़ियों के मॉडल्स क्या है, वो कैसे चलती है, कितनी सीसी की है, ये सारी बातें बता देता था। उसको कोई भी कार दिख जाए, ये कार वो है, ये कार वो है, ये ऐसी है, ये इस कंपनी के। अब 2.5-3 साल के बच्चे को ये सारी जानकारी कैसे? तो उन्होंने गर्भ संस्कार का जब प्रोग्राम किया था, तो जो एक गर्भ संवाद करके उसमें टेक्निक होती है, तो उन्होंने उनको कार का बड़ा शौक था। तो वो जो माता थी वो क्या करती थी, कार के बारे में बच्चे के साथ गर्भ संवाद करती रहती थी, ये कार है, वो कार है, यहाँ जा रहे हैं। और वो सब बच्चे के अंदर रजिस्टर्ड हो गया। और जब बच्चा 3 साल का था, उस वक्त ये जब वो बोलना सीख लिया, तो वो सारे बातें बता देता था। सो गर्भ में जब होते हैं तो उस वक्त जो हम अनुभव करते हैं, अनुभव के तौर पे भी एक बात आपको बताता हूँ। एक महिला थी, गर्भ संस्कार के ही साधक थे। सो गर्भ संस्कार हो गया, 9 महीना हो गया, बच्चा भी आ गया, बच्चा बड़ा हो गया, 6 महीने का बच्चा हो गया। और 6 महीने के बाद कुछ तकलीफ शुरू हुई उस बच्चे को। सो उसका फिजिकल ग्रोथ नहीं हो पा रहा था। पता नहीं क्या रीजन था, पता नहीं। और बच्चा बहुत ही, क्या कहते हैं उसको, अस्वस्थ था, चिड़चिड़ापन था, खाना नहीं खाता था, जो भी खाता था सब निकल जाता था। और माँ बहुत चिंता में थी। कई डॉक्टर के पास लेके गए, लेकिन उसकी अस्वस्थता दूर नहीं हुई। डॉक्टर कह रहे हैं सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी वो ठीक नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्या रीजन है। तो वो तब तक मुझे भी भूल गए थे कि हम उन्हें कोई गर्भ संस्कार किया था, ये भी भूल गए थे। तो उनको अचानक याद आया कि हम गए गर्भ संस्कार किया, मेरा नंबर उनके पास था, उन्होंने मुझे फोन किया कि गुरुजी ऐसा ऐसा तकलीफ है, पता नहीं क्या है, इसकी अस्वस्थता है, खाना नहीं जा रहा है, सब कुछ जो भी खाता है दूध वगैरह सब उल्टी कर देता है, और दिन ब दिन इसकी तबीयत खराब होते जा रही है। डॉक्टर को चेकअप पे ले दिया, डॉक्टर ने कहा कि कोई तकलीफ नहीं है। तो मैंने उनको एक सजेस्ट किया कि आप जब गर्भ संस्कार क्लास कर रहे थे, उस वक्त मैंने आपको जो टेक्निक्स बताई थी उसमें एक मंत्र टेक्निक थी, उसमें आप कौन से मंत्र का इस्तेमाल कर रहे थे? तो उन्होंने कहा हमें गायत्री मंत्र आता है, तो हमने गायत्री मंत्र का इस्तेमाल किया था उस वक्त। तो मैंने कहा एक काम करो, उनको एक फिर से वो टेक्निक समझाई, जैसे गर्भ में बच्चा था उस वक्त जैसे हम कर रहे थे, वैसे ही आप रिपीट करो। एक 8-10 दिन उसी तरह से आप करिए, और फिर 8-10 दिन बाद मुझे बताइए कि क्या असर हो रहा है। तो उन्होंने वो फिर से किया। करने के बाद उनका 10 से 11वें दिन फोन आया कि गुरुजी कुछ हद तक वो शांति महसूस हो रही है, वो अच्छे से सो पा रहा है। मैंने कहा ये शुरुआत है, अगर उसकी नींद ठीक हो रही है, स्वस्थ हो पा रहा है, तो आपको खाने में भी उसका असर दिखाई देगा। फिर से 8-10 दिन बाद 21वें दिन उनका फिर फोन आया कि ऐसे लग रहा है कि अभी ऑल इज वेल है, ठीक ठीक लग रहा है। मैंने कहा और इसको ऐसे ही चालू रखिए। 2 महीने बाद उस बच्चे का वजन बढ़ना शुरू हो गया, उसका जो भी इम्यून सिस्टम था वो अपनी जगह पे आ गया, सेटल हो गया। क्योंकि गर्भ के समय कुछ बातें, जैसे देखो, इस दुनिया में आ जाते हैं तो कुछ बच्चे अपना पुराना कार्मिक साइकिल लेके आ जाते हैं, जैसे पिछले जन्म का कुछ कर्म लेके आ जाते हैं। और वो गर्भ में कुछ अस्वस्थताएं आ जाए, फिर हम इस दुनिया में आते हैं, दुनिया में असुरक्षित महसूस करते हैं। तो बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित जगह होती है माँ का गर्भ। तो वो जब गर्भ में जो महसूस करता है, उस वक्त अगर हम कुछ टेक्निक के द्वारा उन न्यूरॉन्स को अच्छे से डायरेक्ट दे कर पाए, डायरेक्शन दे पाए, एक अनुभव दे पाए सुरक्षितता का, तो वो बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो वो ज्यादा असुरक्षित नहीं महसूस करता है, अच्छे से सुरक्षितता महसूस करता है। ये एक बात साइंटिफिक रूप में, जैसे जितना हमें सुरक्षित महसूस होगा, उतना हमारे न्यूरॉन्स का पाथवे स्ट्रांग हो जाता है, जनरेशन स्ट्रांग हो जाता है, उतना हमारा ब्रेन ज्यादा इफेक्टिव होता है। और ये बात हम गर्भ से ही कर सकते हैं, ये पहली बात। दूसरी, ये साइंस कैसे है? तो आपको ये पता होगा कि हमारे ब्रेन के 2 पार्ट हैं। वैसे तो 3 पार्ट हैं, लेकिन 2 पार्ट हम समझते हैं।
एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। मतलब जागरूक मन होता है और अर्ध जागरूक मन होता है, राइट। हमारे जीवन में पूरा असर, 90% जितनी भी ताकत है, ये सारी ताकत अर्ध जागरूक मन की होती है। जागरूक मन तो हार्डली 10% है। सारी हमारी जो इंटरनल पावर है, वो सारी पावर किसकी है? अर्ध जागरूक मन की है। तो हमारा स्वभाव हो, हमारा व्यक्तिमत्व हो, हमारा अनुभव हो, हमारा पूरा जो बिहेवियर पैटर्न हो, हम किस तरह से बर्ताव करते हैं, कब दुख होता है, कब अच्छा लगता है, ये सारी बातें जो भी है, ये सब हमारे अर्ध जागरूक मन में होती है। जागरूक मन तो सिर्फ सोचने का ऊपर ऊपर का काम करता है, 10%। अब आपको आश्चर्य होगा कि आपके अर्ध जागरूक मन में जो भी रजिस्टर्ड होता है, वो ही आपके जीवन में चलता रहता है। ये एक साइकोलॉजी का हिस्सा है, मैं उसके डीप में नहीं जाऊंगा, आपको ऊपर ऊपर समझाता हूं कि गर्भ संस्कार साइंस कैसे है। अब आप देखिए, जब बच्चा गर्भ में होता है, तब उसको जागरूक मन नहीं होता, सिर्फ अर्ध जागरूक मन होता है। यानी सबकॉन्शियस माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड होता नहीं। तो आप बोलेंगे इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे ये फर्क पड़ता है कि जैसे, और एक उदाहरण समझते हैं। जैसे किसी केबिन में बॉस बैठा है और बाहर जो है एक चपरासी बैठा है। चपरासी जब तक किसी को अंदर नहीं भेजेगा, तब तक बॉस को कोई नहीं मिल सकता, राइट। तो चपरासी तय करता है कि किसको बॉस के साथ मिलाना है। समझ गए आप? इस उदाहरण को अच्छे से समझिए। चपरासी तय करेगा, क्या तय करेगा? कि बॉस से कौन मिलेगा। यहां तक क्लियर है? बॉस के हाथ में, सारी ताकत किसके हाथ में है? बॉस के हाथ में। लेकिन बॉस से कौन मिलेगा, ये कौन तय कर रहा है? चपरासी तय कर रहा है। और चपरासी कैसे तय करता है? अपने इससे तय करता है, ये आदमी काम का है नहीं है, इसको भेजना है नहीं करना है, ये सब चपरासी तय करता है। अब आपका जो जागरूक मन है, ये है चपरासी। और आपका अर्ध जागरूक मन है, ये है बॉस, राइट। तो आपको मैं जो भी ज्ञान दूंगा, या फिर जो भी थॉट्स, या जो भी हम दुनिया में सुनते हैं, तो वो डायरेक्ट आपके अर्ध जागरूक मन में लेके जाते हो क्या आप? नहीं लेके जाते हैं। आप क्या करते हैं? मैंने एक बात बताई तो उसके ऊपर आप सोचते हैं, क्या ये बात ठीक है, क्या ये सच है। उसके बारे में आप सोचते हो कि नहीं सोचते हो? और फिर आपको ठीक लगे तो आप अर्ध जागरूक मन के पास, मतलब अंदर लेके जाते हो। तब तक तो आप अंदर नहीं लेके जाते हो। एम आई राइट ना? तो ये कॉन्शियस माइंड, जागरूक मन, काम की चीज है। क्योंकि कुछ भी अंदर लेके जाएंगे तो वो ताकत उसको मिलती जाएगी। अब गर्भ में जागरूक मन नहीं होता है, अर्ध जागरूक होता है। इसका मतलब क्या जानते हैं आप? कि जो भी आप अनुभव करेंगे, जो भी आप देंगे बच्चे को, वो डायरेक्ट जैसा का वैसा बच्चे के अर्ध जागरूक मन में पहुंच जाएगा। समझ रहे हैं आप? और जैसा का वैसा अर्ध जागरूक मन में पहुंच जाएगा, इसका मतलब क्या होता है? बिना फिल्टर के। मतलब समझो, गर्भ गर्भवती महिला है और उनके घर में कुछ टेंशन चल रहा है, दोनों लड़ रहे हैं, या फिर ये कुछ उनको पता ही नहीं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो भी ये अनुभव करेंगे, उस वक्त सेम टू सेम वैसा ही बच्चे का अंदर का व्यक्तिमत्व तैयार होता है, डायरेक्ट व्यक्तिमत्व तैयार होगा। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस किसको है? किसको है? डायरेक्ट एक्सेस है अर्ध जागरूक मन को। तो ये बात तो अच्छी है, लेकिन इसका असर क्या है? अगर हमें पता नहीं है कि गर्भवती महिला, या फिर घर, आपके घर में कोई मेहमान आने वाला है, बच्चा आने वाला है,
तो आपको किस तरह से रहना चाहिए हमें पता ही नहीं है, और पता नहीं है उसकी वजह से हम बच्चे के व्यक्तिमत्व को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। ये एक बात हो गई। एक उदाहरण भी आपको मैं बताता हूँ। एक महिला थी, गर्भ संस्कार नहीं किया था उन्होंने, लेकिन मेरे बारे में सुना था तो वो क्या, उनके बच्चे में एक तकलीफ थी। जब भी वो बादल आ जाते थे आसमान में, बारिश का समय हो जाता था, तो वो बच्चा बहुत डरता था। बच्चा 5 साल का था, लेकिन बहुत डरता था। वो मेरे पास आए काउंसलिंग के लिए कि ऐसा ऐसा है, जैसे ही बादल आ जाते हैं या फिर बारिश का मौसम जैसा शुरू हो जाता है, तो ये जाके अपने रूम में एक कोने में बैठ के डरने लगता है। और पता नहीं क्या तकलीफ है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। हमने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, काउंसलिंग भी चल रहा है, मानस शास्त्र को दिखाया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उनसे बात करते 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 एक बात पे उन्होंने एक प्रसंग मुझे बताया कि वो पूना से 50 किलोमीटर दूर कहीं नौकरी करते थे, एक स्कूल में टीचर थे। जब वो 7th मंथ में थे, मतलब प्रेगनेंसी में 7वें महीने में थे, तब भी वो स्कूल जाते थे। तो जब उनका स्कूल जाने का कैसा था कि पूना से बस में बैठो और एक गांव में उतरते थे, और वहां से 100-200 मीटर की दूरी पे उनका स्कूल था। वहां पे उनको खेत से पैदल होते हुए जाना पड़ता था। तो एक दिन जब वो जा रहे थे, तो अचानक बादल आए, बिजली कड़ाड़ने लगी, जोर से बारिश होने लगी, और ये एक पेड़ के नीचे एक खेत में अटक गए थे। हार्डली आधे घंटे का ही वो समय था, लेकिन वो आधे घंटे के समय में उन्होंने जो अनुभव किया, वो बहुत डर था उस सिचुएशन के बारे में। बिजली कड़ाड़ने लगी, बादल आ गए, डर था। वो डर डायरेक्ट जैसा का वैसा बच्चे के अंदर रजिस्टर्ड हो गया। और जब बच्चा बड़ा हुआ, शुरू के दिनों में भी वो डरता था, लेकिन इन्हें लगा ठीक है छोटा है तो डरता होगा। लेकिन 5 साल का हो गया तब भी वो डरता था। बारिश के समय वो स्कूल में ही नहीं जाता था। ये सारी तकलीफें कहाँ से आई, वहां से आई। फिर उसके साथ काउंसलिंग करके, बहुत बातें, आगे ट्रीटमेंट करके उस बच्चे को हमने ठीक किया। लेकिन ये एक डिसएडवांटेज है जब गर्भ में अगर जागरूक मन नहीं है, लेकिन इसका फायदा भी है। अगर हम अच्छी बातों को डायरेक्ट रजिस्टर्ड कर पाए, तो क्या हो सकता है, एक सुंदर सा अच्छा व्यक्तिमत्व हमारे घर जन्म ले सकता है। राइट। सो इस दौरान हम क्या विचार करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे हमारे स्वभाव है, कैसी हमारी भावना है, वो हमारे बच्चे का व्यक्तिमत्व तैयार करता है। तो ये इसके पीछे साइंस है। अब इसमें अध्यात्म, तीसरी बात बताऊंगा, इसमें अध्यात्म क्या है, अध्यात्म भी समझ लेते हैं। तो साइंस तो प्योर है, एक तो सबकॉन्शियस माइंड होता है, तो डायरेक्ट हम एक व्यक्तिमत्व को तैयार कर सकते। इसकी इसी के रिलेटेड अवतार पुरुष जो अध्यात्म में कहते हैं ना, हनुमान, ये आपको कैसे रिलेटेड है मैं आपको बताऊंगा। इसके पहले थोड़ा ये सुन लेते हैं कि ये कैसे अध्यात्म से जुड़ता है गर्भ संस्कार। तो मैं अपना एक उदाहरण आपको बताता हूँ, फिर बाद में मैं आगे ये पॉइंट पे आऊंगा। तो मैंने कहा था कि मुझे एक तो मिला था कि बच्चा जैसे के वैसे दिखता है। एक बात और, जब इसने मेरी पत्नी ने गर्भ संस्कार का क्लास वर्ग किया, मैं भी जाता था, लेकिन मैंने 100% उसमें नहीं दिया था। उस वक्त सिर्फ उन्होंने सिखाया था कि गर्भ संवाद करते जाए, तो एक टेक्निक बताई थी। तो उन्होंने कहा था कि जो पिता है, पिता ने भी ये टेक्निक करनी है बच्चों के साथ। तो इसकी जिद पे मैंने हार्डली 1 या 2 बार वो टेक्निक इसके साथ की थी।
तो गर्भ में हाथ रख के बच्चे के साथ, अब मैं कहा बच्चे के साथ क्या बात करूं, वो तो गर्भ में है। लेकिन फिर इसने इसकी जिद पे मैंने बोला था, देख देख यार, ये मम्मी को कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है, उसके अंदर पेट में तू है तो तू महसूस होता है, मुझे तो कहीं महसूस भी नहीं होता है। तो मैंने उसको इतना ही कहा था, बेटा जब भी तेरी और मेरी पहली मुलाकात होगी ना, तो बस एक स्माइल के साथ जीवन को शुरुआत कर देंगे। पहली मुलाकात स्माइल के साथ। और मैंने एक दो तीन बार ये टेक्निक किया और छोड़ दिया। जब ये बच्चा बाहर आया, इसकी डिलीवरी हुई यहीं पे बिबेवाड़ी में पारसनीस हॉस्पिटल में। उस वक्त मैं भोसरी में था, एमआईडीसी में। तो मुझे फोन आया कि डिलीवरी हो गई है, सिजरीन हुआ है, और आप आइए जल्द से जल्द। तो मैं बहुत खुश हो गया कि अब मैं पहली बार, मतलब पहला बच्चा बाप बन गया। तो मैं दौड़ते दौड़ते आया, और जैसे ही आया तो वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर हम खड़े थे। मेरे ससुर जी थे, मम्मी थी, भाई था, सब लोग खड़े थे। और उन्होंने कहा था कि अभी वो क्लीनिंग करके बस आपको दिखाने के लिए बच्चे को लेके आ जाएंगे, फिर उसके बाद जब ऑपरेशन थिएटर से वापस आएंगे, वार्ड में आएंगे, तब आपको मिल सकेंगे। तो पहली बार सिर्फ देखना था, हम सब लोग ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े थे, और मैं भी खड़ा था, और सिर्फ पहली बार एक झलक देखने के लिए वो लेके आने वाले थे। और वो नर्स, ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला, वो नर्स बच्चे को लेके आई, और मैंने उस बच्चे की तरफ देखा। मेरी और उसकी पहली नजर, बच्चा हंस दिया। उसने ऐसे किया, आज भी मुझे वो प्रसंग याद है कि बच्चा हंसा। और तब मैं एकदम शॉक हो गया कि मैंने तो दो तीन बार ही कहा था उस टेक्निक में, और ये तो सच में हंस गया। तो उस वक्त से मैंने ये मेरे पहली घटना थी जो मेरे बच्चे के साथ घटी थी। और मुझे बहुत वाव लगा था। उसके बाद मैंने फिर बहुत रिसर्च किया, और दूसरे बच्चे में तो फिर हमने कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा, सारा का सारा जितना भी ज्ञान था। और आज उसका इफेक्ट भी बच्चों में इतना दिखाई दे रहा है कि वाह, एक पर्सनालिटी के रूप में, एक बुद्धिमत्ता के रूप में बहुत ही सुंदर इसका हमें इफेक्ट हुआ। सो अब मैं ये अध्यात्म के बारे में बात कर रहा हूं कि ये अध्यात्म किस तरह से है। तो इसमें एक बात है, जैसे हम पिछले जन्म के कुछ कर्म लेके ही आते हैं, ऐसा मान्यता है। तो बच्चे ऐसा कहते हैं कि भ्रूण में, मतलब गर्भ में जब बच्चा होता है, तब उसे अपने पुराने जन्म की यादें होती है, वो याद रहती है। तो पुराने जन्म के जो कर्म है, कुछ डरी वाली बात है, डर की बात है, या फिर कुछ अच्छी बातें हैं, वो सारी बच्चे के अंदर रहती है। बच्चा जब बाहर आता है तब भी 5-6 महीने तक बच्चा उन बातों को ही याद करते रहता है जो उसके पिछले जन्म की थी, ऐसा कहते हैं। हमें नहीं पता है, ऐसा कहते हैं। अभी अध्यात्म की बात है तो हम ऐसा कहेंगे कि ऐसा कहते हैं, उसकी पुरानी मेमोरी। तो मंत्र संस्कार करके उस बातों को ठीक किया जा सकता है, और फिर एक अलग ढंग से उस आत्मा को, जो भी हमारे उस बच्चे के रूप में हमारे घर में आई है, उसे शांत करके आगे लेके जाया जा सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये अनुभव जरूर किया होगा कि कुछ कारण नहीं है और बच्चा रोते जा रहा है, कुछ कारण नहीं है और उसका ठीक ढंग से ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, कुछ कारण नहीं है और बहुत कुछ हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि बच्चा स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थता ज्यादा है। तो अगर हम गर्भ में ही कुछ मंत्र के संस्कार दे सके, तो बच्चे के अंदर पिछले जन्म से आई हुई कार्मिक अस्वस्थता, इसको हम ठीक कर सकते हैं। ये एक इसका आध्यात्मिक एस्पेक्ट है। यहां पे हम गर्भ मंत्र संस्कार, गर्भ ध्यान, गर्भ ध्यान से
ऐसी टेक्निक मैंने खोज के निकाली है कि हम बच्चे के व्यक्तिमत्व को भी और इस कार्मिक साइकिल को भी वहीं से कट करके एक नए साइकिल में उसको ले जा सकते हैं। दूसरी बात, बीज शुद्धि क्रिया। बीज शुद्धि भी एक, देखिए कि अगर जितना गर्भ शुद्ध होगा फिजिकल रूप में और गर्भ शुद्ध होगा वो मानसिक वातावरण के रूप में, तो देखो फिजिकली भी गर्भ शुद्ध है, मानसिक तौर से भी गर्भ पूरा शुद्ध है, वातावरण पूरा पोषक है। तो एक प्राचीन भारत के शास्त्रों में गर्भ संस्कार की एक क्रिया है जिसको कहते हैं बीज शुद्धि क्रिया। ये बीज शुद्धि क्रिया को अगर हम वैसे के वैसे तो जैसा प्राचीन ग्रंथों में था वैसे के वैसे तो पूरा जैसे के वैसे हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अभी के लाइफस्टाइल के हिसाब से उसको किस तरह से करें, तो मैंने एक इस गर्भ संस्कार प्रोसेस में इतनी शॉर्ट और उनका कॉम्बिनेशन करके एक बीज शुद्धि क्रिया खोज के निकाली है, जो हम इस प्रोग्राम में आपको इस टेक्निक के साथ सिखाते हैं। तो उससे क्या होता है, गर्भ बीज की शुद्धि हो जाती है। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण, आपने देख एक कहानी तो पढ़ी होगी कि हनुमान का जैसे ही जन्म हुआ, वो हनुमान जी है जो सूर्य को फल समझ के उसकी ओर दौड़ गए, तो हवा में उड़ना शुरू कर दिया हनुमान जी ने। तो इसका मतलब ये है कि कुछ बातें हनुमान जी अवतार के रूप में, कुछ क्षमताएं अवतार के रूप में ही हनुमान जी लेके आए थे। एम आई राइट? सो जैसे ही जन्म हुआ वो बड़े हो पाए, छोटे हो पाए, हवा में उड़ पाए। तो ये जो थी, ये शायद कुछ शक्तियां वो गर्भ से ही लेके आए। और इन्हीं लोगों को हम कहते हैं अवतारित पुरुष। जैसे हम कृष्ण का कहते हैं कृष्ण अवतारित पुरुष थे, राम अवतारित पुरुष थे। तो अवतार पुरुष का जन्म कैसे लेना है, इसका एक प्राचीन गर्भ का शास्त्र है। उसी का कुछ हिस्सा इस गर्भ संस्कार योग में हमने डाला है, जिसमें अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो टेक्निक आप करने के बाद आपका बच्चा भी जैसे ही जन्म लेगा हवा में उड़ना शुरू कर देगा। जी नहीं, हवा में उड़ना नहीं शुरू कर देगा, क्योंकि वो टेक्निक जैसे के वैसे नहीं इस्तेमाल कर सकते। लेकिन आज के युग के लिए जितना ठीक ढंग से उस टेक्निक को दे सकते हैं, वो हम जरूर इसके माध्यम से दे सकते हैं, जिसमें आपका बच्चा बहुत कुछ इस दुनिया में आते ही एक सुपर बेबी बन के आ सकता है। बच्चे में शांति, आनंद और तेजस्विता आप अपने आप लेके आ सकते हैं। बच्चा आपका बीमारी से दूर रहेगा, अस्वस्थता से दूर रहेगा, असुरक्षितता से दूर रहेगा। और फिर गर्भ संवाद की बातें हैं। जैसे देखो, गर्भ संवाद बहुत महत्वपूर्ण कैसे है, मैं और एक उदाहरण बताता हूं। मैं मुझे कैसे प्रेरित हुआ मैं इस ज्ञान के लिए। एक बार मैं मुंबई से एक प्रोग्राम करके पूना वापिस आ रहा था। तो एक्सप्रेस हाईवे से आ रहा था, एक्सप्रेस हाईवे पे एक मॉल पे हम लोग नाश्ता करने के लिए रुके। तो नाश्ता कर रहा था, उतने में मैंने देखा कि मेरे आगे वाले टेबल पे दो बच्चे हैं जो मतिमंद हैं, उनको अपंगत्व है। और दोनों माता पिता उन बच्चों को खिला रहे, एक रो रहा है तो एक ने पकड़ के रखा है, एक उसको खिला रहा है। वो बच्चे अपने खुद हिल डुल नहीं पाते थे, मतिमंद थे, तो उनको दोनों खाना खिला रहे हैं। तो मुझे ना रहा गया, मैं उनके पास गया, जबकि मैं गर्भ संस्कार पे ही बहुत सारी बातें, उस वक्त 2003-4 की बात है, उस वक्त बहुत सारी बातें सीख रहा था। तो मैंने जाके उत्सुकता के लिए उनको पूछा कि ये बचपन से ही दोनों ऐसे ही मतिमंद पैदा हुए हैं? तो उन्होंने कहा हाँ। मैंने अपना परिचय बताया तो थोड़ा और वो आगे बताने लगे।
तो मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो गया? क्या आपने डॉक्टर से प्रॉपर सलाह नहीं ली थी? क्या आपके गर्भ में जब थे तब नहीं पता चला था? तो उन्होंने कहा कि हमें इन सब बातों में पता नहीं था, लेकिन हमारे घर में एक आ, हमारी ही गलती से कुछ बातें ऐसी हुई, ट्रॉमा हो गया, कुछ संकट बोलो या फिर कुछ भाव बोलो ऐसे हो गए असुरक्षितता के। हम दोनों इस बातें में ज्यादा नहीं जानते थे, और वो ट्रॉमा हो गया, जो ट्रॉमा का इफेक्ट बच्चों के न्यूरॉन्स पे हुआ। ऐसा डॉक्टर ने अंदाज निकाला है कि जो ट्रॉमेटिक सिचुएशन जब तैयार हुई थी, उसका असर ये गर्भ में हुआ, और फिर ये बच्चे इस तरह से जन्म लिए। तो मैंने उनको कहा, तो आपको अगर गर्भ संस्कार के बारे में इन सब बातों में पता रहता था तो क्या ये होता था? उन्होंने कहा जी नहीं होता था। डॉक्टर ने भी यही कहा कि कुछ बातें हैं जो संभालनी पड़ती हैं। अगर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए इन बातों इन समय में, तो हम बहुत सारी चीजों को टाल सकते हैं। तो उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगा कि ये पेरेंट्स को अगर ये छोटी सी बात अगर पता चल जाती थी, तो इन बच्चों का जीवन कैसे अच्छा होता था, पेरेंट्स का भी, उनके माँ बाप का भी कितना कष्ट बचता था। अब कुछ नहीं कर सकते ना। तो ये भी एक बात मैंने उस वक्त जानी। तो गर्भ संवाद जो है, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है हमारे इसमें। जैसे मैंने वो बताया था, उन कार का पूरा ज्ञान उस बच्चे को था। 2.5-3 साल का बच्चा पूरे देश के नाम बता सकता है। गर्भ संवाद से अगर डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसे भी हम ठीक कर सकते हैं। तो एक ऐसे ही साधक थे, तो उनका बच्चे में उनका क्या हुआ था कि कॉम्प्लिकेशन आया था। मुझे रात को 9 बजे उनका फोन आया कि गुरुजी ऐसा ऐसा है, हम अभी हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं, 9वां महीना चल रहा है, और मुझे तो नॉर्मल डिलीवरी चाहिए थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि सिजेरिन करना पड़ेगा। आप कुछ उपाय बताएं, कुछ कर सकते हैं हम? उनका गर्भ संस्कार का क्लास रिसेंटली खत्म हुआ था। तो मैंने उनको कहा कि गर्भ संवाद की टेक्निक जो मैंने आपको बताई थी, वो क्या आप ठीक ढंग से फॉलो कर रहे थे? तो उन्होंने कहा हाँ, सब कुछ वैसे फॉलो कर रहे थे। तो मैंने कहा एक काम करो फिर, बच्चे को इंस्ट्रक्शन दो सुबह तक। डॉक्टर ने कहा था कि 24 घंटा का इंतजार करेंगे। बच्चे की पोजीशन ठीक नहीं है, उल्टी पोजीशन है। अगर वो पोजीशन ठीक हो गई 24 घंटा में, तो हम जरूर नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाएंगे, नहीं तो सिजेरिन करना पड़ेगा। तो मैंने उनको कहा कि डॉक्टर ने कम से कम 24 घंटे का टाइम दिया है ना आपको, तो 24 घंटा मैंने जो टेक्निक गर्भ संवाद में आपको सिखाई थी, वो आप कृपया उस टेक्निक को अप्लाई करें, और रात भर उस टेक्निक के साथ रहें। सुबह 10 बजे उनका मुझे फोन आया कि उन्होंने कहा गुरुजी डॉक्टर अभी अभी आ गए हैं, और अभी अभी सोनोग्राफी हुआ, और उन्होंने कहा कि बच्चे की पोजीशन अभी राइट हो गई है। तो जैसी पोजीशन चाहिए वैसी पोजीशन हो गई है, तो हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए आगे बढ़ सकते हैं, और उसका उन्होंने प्रोसेस सारा शुरू कर दिया। तो देखो, ये भी कॉम्प्लिकेशंस निकाल सकते हैं। गर्भ में अगर बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही है, तो उसको भी गर्भ संवाद के माध्यम से हम पूरी तरह से, मतलब एक साधक ऐसे थे कि बच्चे का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, वजन ठीक नहीं है, फ्लूइड कम होते जा रहा है अंदर गर्भ में। तो मैंने उनको जो टेक्निक सिखाई, 15-20 दिन में सारा का सारा नॉर्मल होना शुरू हो गया। तो ये सारी बातें जब हमें पता नहीं होती है ना, तो इस्तेमाल और कुछ भी नहीं है इसमें, ये प्योरली साइंस है। छोटी छोटी बातें होती हैं, अगर हम वो प्रॉपर ढंग से हमें पता हो, तो हम उसे बहुत सारे आने वाले कॉम्प्लिकेशंस को एक आसान तरीके से पहले से ही क्या कर सकते हैं, उसे दूर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर क्रिया है, सुंदर बातें हैं। फिर बीज शुद्धि क्रिया है। उसके अलावा और एक इस गर्भ संस्कार में हमने खोज के निकाला है, वो है पंच तत्व गुण।
ये सारे पंच तत्वों के जो गुण है वो गर्भ में ही किस तरह से बच्चों को दिए जाए। जैसे देखो, मौसम के हिसाब से बच्चों की तबीयत खराब होना, थोड़ा सा वायरल इन्फेक्शन आ जाता है, थोड़ा सा वातावरण बदल जाए तो इमीडिएट बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा, तो पहले 6 महीना 1 साल तो हमेशा माताएं इस बात से परेशान होती रहती है कि भाई ये बीमार है, ये हो गया वो हो गया, आज क्या खांसी हो गई, आज क्या सर्दी हो गई, आज क्या पेट खराब हो गया, रोते रह गया। तो कहीं ना कहीं बीमारी चलती रहती है, वायरल इन्फेक्शन चलता रहता है, इम्यून सिस्टम प्रॉपर ढंग से काम नहीं करती। तो बच्चे की इम्यून सिस्टम अगर अच्छे से अच्छे से हम आगे लेके चल सकते हैं, उस इम्यून सिस्टम को पहले से ही अच्छे से अगर डेवलप कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हमारे बच्चे कुछ और हो सकते हैं। तो पंच तत्व गुण, ये एक हमारा यूनिक इसमें कॉम्बिनेशन है इस गर्भ संस्कार के प्रोग्राम में, जिससे हम बच्चों को इस ढंग से आगे लेके जा सकते हैं कि वो कब बीमार ना पड़े, उनका जो इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से काम करें। ओके, सो ये सारी बातों को हम गर्भ संस्कार के इस प्रोग्राम में कवर करते हैं। आपको जो भी टेक्निक सीखनी है, ये इस प्रोग्राम में आपको दी जाएगी। और इस प्रोग्राम में आपको आपके लिए, जैसे हम महिलाओं को ज्यादा इसमें सहना पड़ता है, फिजिकल चेंजेस होने लगते हैं गर्भ डिलीवरी के बाद, पीठ दर्द करना, कमर दर्द करना, ये भी तकलीफें होती हैं। गर्भ डिलीवरी के समय में भी बहुत सारी फिजिकली हमें सहना पड़ता है। तो इन सब के लिए प्रॉपर योगासन होने चाहिए, प्रॉपर प्राणायाम होना चाहिए, जिससे शरीर में प्राण की शक्ति बढ़े। योगासन से आपके जो स्नायु है वो अच्छे से ठीक ढंग से मजबूत हो, और आपको आने वाली गर्भ डिलीवरी के बाद आने वाली बहुत सारी समस्याओं को अभी से आप उन समस्याओं से छुटकारा पाए। ये सारी बातें इस प्रोग्राम में कवर की जाएगी। ये 8 सेशन का प्रोग्राम होता है। आज का इंट्रोडक्शन सेशन है, हम परिचय इस प्रोग्राम का आपको दे रहे हैं कि इस प्रोग्राम में क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से आगे जाएंगे। ये सारी बातें हम इसमें अभी कवर कर चुके हैं। तो ये ओवरऑल 8 सेशन होंगे। ये प्रोग्राम बुधवार और शनिवार ऐसे 2 दिन हफ्ते में होता रहेगा। 8 सेशन लगभग 1 से 1.5 महीने के अंतराल में आपके कवर हो जाएंगे। कौन ये प्रोग्राम कर सकता है? सो ये प्रोग्राम जो प्लानिंग में है, मतलब बच्चे को अभी प्लान करना चाहते हैं बच्चे के लिए, वो कर सकता है। न्यूली मैरिड कपल्स हैं, प्लान करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। दूसरा, जो भी माताएं अभिमन्यु स्टेज में है, मतलब गर्भ रह चुका है, अब पहले महीने में होगी या 8वें महीने में होगी या 9वें महीने में होगी, डिलीवरी अभी तक हुई नहीं है और गर्भ में बच्चा है, वो कर सकते हैं। और जिनका डिलीवरी हो गया है और बच्चा 6 महीने के आसपास उनका उम्र है बच्चे का, तो डिलीवरी होके 6 महीना तक इस प्रोग्राम को आप कर सकते हो। तो प्लानिंग स्टेज, अभिमन्यु स्टेज और 6 महीने तक का पेरेंटिंग स्टेज, ये तीनों स्टेज में आप इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। 8 सेशन बुधवार से लेके शनिवार तक। आप जिस ग्रुप में ऑलरेडी है, उस ग्रुप में इस प्रोग्राम का शेड्यूल आपको दिया जाएगा। फिर जिनको ये प्रोग्राम करना है उनके लिए एक फॉर्म का लिंक वहां पे भेजा जाएगा। वो फॉर्म भरने के बाद आपको नेक्स्ट जो पहला सेशन शुरू हो जाएगा, उस सेशन के लिए अलग से ग्रुप बनेगा। वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद उस ग्रुप में आपको भेजा जाएगा, वहां से फिर इस प्रोग्राम शुरू होगा। इस प्रोग्राम बुधवार और शनिवार 2 दिन ये प्रोग्राम हफ्ते में चलता रहेगा। 1.5 महीना तक हम आपके साथ रहेंगे, और उसके बाद भी पेरेंटिंग है और बाकी सारी चीजें हैं, इसके लिए आपको मार्गदर्शन मिलता रहेगा। तो इस तरह से ये गर्भ संस्कार का प्रोग्राम है। ये जो भी शेड्यूल है आपको मिल जाएंगे।
अब आपको अगर कुछ पूछना है तो हम 2 मिनट का समय लेंगे। आपको कुछ पूछना है, आप चैट बॉक्स में बोल सकते हैं या हाथ ऊपर कर सकते हैं। ओके, राजेश्वरी जी पूछ रही है टाइमिंग्स क्या रहेंगे इस प्रोग्राम के। जी, ये प्रोग्राम बुधवार और शनिवार को होगा। बुधवार का टाइमिंग जो है वो सुबह 6:30 से लेके 7:30 8:30 तक चलेगा, 2 घंटा। वैसे तो 8 बजे तक चलेगा या 7:15 तक खत्म होगा, लेकिन हम 8:30 आपको बोलते हैं, ठीक है। तो 6:30 से 8:30। शनिवार का टाइमिंग भी 6:30 से 8:30। ऐसा 2 घंटा हफ्ते में ये प्रोग्राम चलता रहेगा, ठीक है। मॉर्निंग सेशन है। ये बैच जो है ये सुबह का बैच है, सुबह 6:30 से 8:30। और कुछ आपको पूछना है किसी को? हाँ, ये जो परिचय सत्र है इसका आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, जरूर मिलेगा। कुछ सेशन के रिकॉर्डिंग अगर आपको पहले कुछ सेशन में अगर आप डायरेक्ट नहीं आ पाए या फिर आप अब्सेंट रहेंगे तो एक आध सेशन का रिकॉर्डिंग आपको मिल सकता है, अगर आप नहीं आ पाए उस सेशन में कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो इस प्रोग्राम का जो फीस किसी ने पूछा है, ये 3,500 रुपए इसका फीस है। ये पूरा प्रोग्राम फर्स्ट सेशन से लेके लास्ट और उसके बाद का भी जो भी मार्गदर्शन है, 3,500 इसका फी है। इवनिंग सेशन, इवनिंग बैच अभी नहीं है, अभी सिर्फ मॉर्निंग बैच है। जब इवनिंग बैच होगा तब आपको जरूर मैं बताऊंगा। इज इट हेल्पफुल फॉर अ कपल हु इज फेसिंग इश्यूज इन कंसीव? यस, हम कुछ इस में ऐसी साधना हम आपको देंगे, कुछ बातें आपको जरूर बताएंगे। प्लानिंग के पहले देखो, इसमें एक है पुराने शास्त्र में, गर्भ संस्कार के शास्त्र में प्लानिंग से लेके गर्भ संस्कार है। तो पहले शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि, कुछ विशिष्ट वातावरण की विशिष्ट शरीर की स्थितियां, ये सब का ध्यान रख के फिर दो पति पत्नी एक साथ आते हैं और फिर गर्भ के लिए आगे बढ़ते हैं, प्लान करके आगे बढ़ते हैं। तब उसको वो प्रॉपर प्लानिंग हमारे भारत के प्राचीन शास्त्र में है। वो जैसा का वैसा नहीं, लेकिन उसका कुछ हिस्सा हम जरूर साधना के रूप में दे सकते हैं, जिससे अभी तक 100 में से कम 70% कपल्स को फायदा हुआ है कि उनको बच्चे नहीं हो रहे थे। 70% इफेक्टिवली 7 साल हो गए बच्चा नहीं हो पा रहा है, 10 साल हो गए बच्चा नहीं हो पा रहा है, सब कुछ नॉर्मल है, सब रिपोर्ट्स निकाली है, सब कुछ है। ऐसी केसेस में 70% कपल को हमने देखा है कि रिजल्ट मिला। 30% कपल ऐसे थे जिनका फिजिकली कुछ ऐसा डिफॉर्मेशन था कि जो शायद साइंस भी कुछ भी नहीं कर पा रहा है, ऐसी बातें थी। तो उसमें ज्यादा उनको परिणाम नहीं मिले, लेकिन 70% पेरेंट्स को इस टेक्निक का फायदा हुआ है। प्लानिंग वालों के लिए कुछ अलग सेशन भी होने वाले हैं, 2 सेशन उनके लिए अलग होंगे। तो रेगुलर ये सेशन के अलावा आपको 2 सेशन अलग से दिए जाएंगे, जिसमें हम 1 to 1 चर्चा करेंगे कि आपकी तकलीफ, प्लानिंग किस तरह से आगे बढ़ना है इसके बारे में। ओके, तो ये बातें कि और कुछ किसी को पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इज दिस आईएसपी प्रोग्राम? जी, सम सॉर्ट ऑफ आईएसपी से भी मैं कहूंगा, आईएसपी में जो बातें थी वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे के डिलीवरी के बाद पेरेंटिंग कैसे करें इसके बारे में आईएसपी में ज्यादा था। गर्भ के वक्त कैसे अंदर पेरेंटिंग करें, इसका जो एडवांस पार्ट है वो डेफिनेटली अलग है। और ये जो पार्ट है बेसिक, गर्भ में बच्चा है तब क्या किया जाए, इसके बारे में इसमें ज्यादा हमने बातें की है। ओके, सो मैं ये कहूंगा कि आईएसपीपी से भी एक कदम आगे ये प्रोग्राम है, एडवांस है, ठीक है, जो पर्टिकुलर बातों पे हम ज्यादा काम करते हैं। और कुछ आपको पूछना है भाई तो हम। मंत्र समझ नहीं आते तो इट इज बेनिफिटेड। यस, मंत्र वैसे भी समझने के लिए, मंत्र में होता क्या है,
मंत्र में उच्चार ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि मंत्र का अर्थ। तो अगर उच्चार हम करते हैं, ये फिजियोथेरेपी हम कहेंगे इसको, एक तरीके से ये शरीर शास्त्र कहेंगे। जैसे मैं ओम कहता हूं, ओम का मतलब मुझे पता है? नहीं पता है, किसी को नहीं पता, ये शब्द का मतलब किसी को पता नहीं है। लेकिन फिर भी उसका बेनिफिट तो हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारे कंठ का शास्त्र है, स्वर का शास्त्र है, जिससे वाइब्रेशंस तैयार होते हैं और हम उस वाइब्रेशन से आगे बढ़ते हैं। मंत्र कोई भी हो, उच्चार क्या है उसके ऊपर ज्यादा है। ओके, और कुछ है पूछना है आपको किसी को? तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी होंगे। उस ग्रुप में अगर नहीं है तो मेरा नंबर ले लीजिए, मुझे आप पर्सनली मैसेज करके बता सकते हैं। मेरा नंबर है 9552559061, और आप मुझसे डायरेक्टली संवाद कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। 9552559061, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैंने आपको दिया है, चैट बॉक्स में ऑलरेडी है। जिनको भी चाहिए है वो चैट बॉक्स पे से वो नंबर ले लें, 9552559061। ओके, सो अगर कोई भी इसके अलावा आपको कुछ पूछना है तो आप जरूर मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली संपर्क करें और इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें। ये एक बहुत बड़ी गिफ्ट होगी आपके बच्चे के लाइफ टाइम के लिए। क्यों? क्योंकि ध्यान रखिए, हमारे मस्तिष्क या ब्रेन का जो विकास है पहले 5 साल में 90% होता है, और वो पहले 5 साल काउंट होते हैं बच्चे के गर्भ से ही। जिस दिन कंसीव हो जाते हो उसी दिन से वो 5 साल होते हैं, उसी दौरान 90%। और उसी 90% में भी मैं अगर ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 70% उसका व्यक्तिमत्व गर्भ में ही तय होता है। बचे हुए 20-30% हम दुनिया में आने के बाद करते हैं। तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण समय है। जिनके पास जितना भी समय बचा है, कृपया, जो प्लानिंग स्टेज में है उनके लिए तो आनंद की बात है, क्योंकि वो तो बहुत पहले से इस बातों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो अभिमन्यु स्टेज में है, जिस समय में भी आप है, जितना भी समय आपके पास उपलब्ध है, उसका इस्तेमाल कीजिए, जो भी आवश्यक है कीजिए, और हम अपने बच्चों के भविष्य की नींव, फाउंडेशन अभी से रख दीजिए। बाद में ज्यादा आपको तकलीफ लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साइंस है 5 साल तक 90% ग्रोथ होता है ब्रेन का। तो इन्हीं 5 साल में बहुत कुछ आवश्यक है बच्चों को देना। ओके, आज के लिए मैं यहीं पे रुकता हूँ। मेरा नंबर मैंने चैट बॉक्स में आपको दिया हुआ है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आगे की सारी जानकारी, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फीस कहाँ भरनी है, ये सारी बातें आपको उस ग्रुप में मिलेगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। प्रार्थना करेंगे और रुकेंगे। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।